अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इन एमसीक्यूज की मदद से आप लोग आसानी के साथ जितने भी एमसीक्यूज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड होंगे उसको सॉल्व कर सकोगे। तो स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का। जो पहला एमसीक्यूज है उसका स्टेटमेंट क्या है? अ पर्सन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी and then to point C. If A, B and C form a straight line, then option A, distance is equal to displacement. B, distance is greater than displacement. C, distance is less than displacement. D, distance is equal to 0. तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक बंदा है, एक पर्सन है, उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर दिया और पॉइंट बी तक वो पहुंच गया। फिर उसके बाद पॉइंट बी से चलना स्टार्ट कर दिया और पॉइंट सी तक पहुंच गया। मजीद स्टेटमेंट में कह रहा है कि पॉइंट ए बी एंड सी ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो बताइए यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम होगा या डिस्टेंस जीरो के बराबर होगा? याद रखना स्टूडेंट, जब भी किसी भी स्टेटमेंट में स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ की बात की गई हो और आप लोगों से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी भी स्टेटमेंट में स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ की बात हो रही हो, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए, यानी डिस्टेंस हमारे पास बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है और उस बंदे ने इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लेट सपोज पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी तक वो पहुंच गया। फिर उसके बाद उसने पॉइंट बी से चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी तक वो पहुंच गया। मजीद स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि पॉइंट ए बी एंड सी ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया, फिर पॉइंट बी से वो पॉइंट सी तक पहुंच गया और उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया है। यानी ये अब हमारे पास क्या है? एचवल पाथ है। इस केस में यही हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। और अगर हम पॉइंट ए और सी के बिटवीन देखें, क्योंकि अब हमारे पास इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी यही स्ट्रेट लाइन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन अब हमारे पास क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस केस में डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो मींस के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह के एमसीक्यूज आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर बात स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ की गई हो तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 को। एमसीक्यूज नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है? कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? ऑप्शन ए में है यस ऑलवेज, बी में है नो नेवर, सी में है समटाइम्स एंड डी में है ओनली इन सर्कुलर मोशन। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? याद रखना स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज को अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना हो और अच्छे तरीके से सॉल्व करना हो, तो इससे पहले जो लेक्चर मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर दिए हैं उसको एक बार जरूर सुन ले, क्योंकि इन एमसीक्यूज को आप लोग आसानी के साथ उन लेक्चर की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी बात इस तरह से की गई हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है, तो याद रखना स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने बता दिया था, आज फिर से बता रहा हूं, बल्कि इस पॉइंट को रट्टा करके याद रखना चाहिए कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, किस तरह से? तो इसके बारे में मैंने इससे पहले लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में इस एमसीक्यूज को उठाया। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, नो नेवर, यानी कभी भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 को। In one
कंप्लीट वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? ऑप्शन ए बी 2a सी 4a डी 0। यहाँ पर ये जो कैपिटल ए आप लोगों को नजर आ रहा है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि क्या एक कंप्लीट वाइब्रेशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यानी एक कंप्लीट वाइब्रेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। तो इसके बारे में भी मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था। याद रखना स्टूडेंट, जब भी कंप्लीट वाइब्रेशन की बात हो रही हो या वन साइकिल की बात हो रही हो तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो याद रखना स्टूडेंट, ऐसे केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होती है। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 0। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये इस मास की अपनी इनिशियल पोजीशन है। जब हम इस मास को अपनी इनिशियल पोजीशन या इसको आप लोग मीन पोजीशन भी कह सकते हो, यानी इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। जब हम इस मास को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, यानी इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं और इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या बाज बुक में इसको हम एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब जब हम इस मास को यहां से छोड़ते हैं तो ये मास इस तरह से आते हुए दूसरी साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाता है, फिर यहां से वापस जाते हुए जब अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इसी दौरान इसको हम क्या कहते हैं? वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन साइकिल। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगी? तो अगर पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, यहां पर पहुंच गया और फिर वापस यहां तक पहुंच गया, जिसको हम वन कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन भी ये है और फाइनल पोजीशन भी ये है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 के बराबर होगी। इसके अलावा इस पर एक दूसरा एमसीक्यूज भी आ सकता है। आप लोगों से वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर उन्होंने कहा हो कि डिस्प्लेसमेंट की बजाय आप लोग किस चीज को मालूम करो, आप लोग डिस्टेंस को मालूम करो, तो इस केस में डिस्टेंस किसके बराबर होगा? याद रखना स्टूडेंट, फिर डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। किस तरह से? यहां पर देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया और यहां पर पहुंच गया तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया होगा? ए। फिर उसके बाद जब यहां से यहां तक पहुंच जाए तो मजीद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ए। यानी टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? 2a। फिर उसके बाद जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच जाए तो मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ए। यानी टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? 3a। फिर उसके बाद जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचे तो मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ए। यानी टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? 4a। और यही हमारे पास क्या है? एक्चुअल पाथ, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, यहां पर पहुंच गया, फिर वापस इसी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया, जिस दौरान हम इसको वन कंप्लीट वाइब्रेशन कहते हैं। तो इस दौरान डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 4a के, यानी 4 टाइम आप एम्पलीट्यूड के। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 4a होगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग दूसरे एमसीक्यूज को भी कवर कर चुके हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 को। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमारे पास क्या है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इफ अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ एंड देन 12 मीटर साउथ? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक बंदा है, उसने 5 मीटर का फासला नॉर्थ की डायरेक्शन में कवर कर दिया, फिर उसके बाद मजीद 12 मीटर का फासला साउथ की डायरेक्शन में कवर कर दिया। तो बताइए उस बंदे की डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? तो देखो स्टूडेंट, इसको आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हो कि लेट सपोज इनिशियली वो बंदा यहाँ पर खड़ा था, उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया और नॉर्थ की डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? 5 मीटर। तो इस तरह से वो जाते जाते मिसाल के तौर पर वो इस पॉइंट पर पहुंच गया और उसने 5 मीटर का फासला कवर कर दिया। फिर उसके बाद मजीद उसने 12 मीटर का फासला साउथ की डायरेक्शन में कवर कर दिया। तो जो साउथ है
वो इस नॉर्थ के अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा अब यहां से वापस जा रहा है। जब वापस जा रहा है तो उसने 12 मीटर का फासला कवर कर दिया। यहां तक 5 आ जाएगा। इस तरह से जाते जाते मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर जब वो पहुंच गया तो उसने टोटल 12 मीटर का फासला कवर कर दिया। तो बताइए इस बंदे की डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। याद रखना स्टूडेंट, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बता दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर उस बंदे की इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन अब ये है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इसके बराबर होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक। अब ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और हमने इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, मालूम करना है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात आप लोगों ने याद रखना होगा, इस नॉर्थ साइड को हम क्या मानते हैं, डायरेक्शन के लिए हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, और साउथ को हम डायरेक्शन के लिए क्या मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ईस्ट साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं और वेस्ट साइड को हम नेगेटिव मानते हैं। तो आप लोगों ने इसी हिसाब से चलना होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर उस बंदे की फाइनल पोजीशन ये हो तो इससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि उस बंदे की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो आप लोग इस तरह के एमसीक्यूज को डायरेक्टली भी कर सकते हो। किस तरह से, अगर हम ऑप्शन में देखें तो बाकी तीनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और सिर्फ एक हमारे पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बगैर सॉल्यूशन के भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन कब, जब ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन क्या हो, नेगेटिव हो, तो तब आप लोग डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। या अगर दो हो या दो से ज्यादा हो तो फिर तो आप लोग को पता नहीं चलता, फिर आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तरीका क्या है कि आप लोगों ने इसको इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कहने का मतलब ये है कि 5 मीटर नॉर्थ की तरफ था तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। और 12 मीटर जो कि नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ही इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो इस केस में हमारे पास ये 12 क्या बन जाएगा, -12 मीटर बन जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, -7 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो -7 मीटर है। ये जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा आप लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी एमसीक्यूज में वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि लेट सपोज 5 मीटर की बजाय उन्होंने नॉर्थ के लिए 12 मीटर दिया हो और साउथ के लिए उन्होंने 12 मीटर की जगह पर क्या दिया हो, 5 मीटर दिया हो। तो इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, याद रखना स्टूडेंट, फिर इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 7 मीटर। उस केस में यानी फिर हमारे पास ये जो 12 है ये पॉजिटिव होगा और ये जो 5 है ये फिर हमारे पास नेगेटिव होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें +7 मीटर मिलेगा। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो 7 मीटर होगी। और जाहिर बात है फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने 12 मीटर का फासला नॉर्थ की डायरेक्शन में कवर कर दिया, फिर वापस 5 मीटर का फासला साउथ की डायरेक्शन में कवर कर दिया। तो यहाँ पर उसकी पोजीशन कहीं पर मिलेगी। तो अगर यहाँ पर उसकी पोजीशन कहीं पर मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से नॉर्थ की डायरेक्शन में है। अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो उससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसके अलावा इस पर एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आप लोगों से डिस्टेंस के बारे में पूछे, अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आप लोगों से डिस्टेंस के बारे में पूछे और यही वाला मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा, क्या होगा। देखो स्टूडेंट, और डिस्टेंस के लिए हम इक्वल पाथ को कंसीडर करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें, बंदे ने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया था और उसने 5 मीटर का फासला कवर कर दिया था, फिर यहां से वो वापस आते हुए उसने मजीद 12 मीटर का फासला कवर कर दिया साउथ की डायरेक्शन में। तो टोटल इक्वल पाथ के लिए हमारे पास जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो अब किसके बराबर होगा, तो 5 + 12, तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास
जो डिस्टेंस होगा वो 17 मीटर के बराबर होगा। तो इससे आप लोग काफी सारे एमसीक्यूज कवर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा अगर कोई और एमसीक्यूज इस पर आ गए तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकोगे। इसके अलावा वो ईस्ट और वेस्ट के बारे में भी बता सकते हैं और इसी तरह से ईस्ट और वेस्ट के बारे में भी वो मैग्नीट्यूड दे सकते हैं। तो आप लोगों ने फिर इसी हिसाब से उसको सॉल्व करके अपने लिए करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होगा। ये जो एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज का कौन सा टाइप्स है, जब मैग्नीट्यूड दो अपोजिट साइड के लिए गिवन में दी हो, जैसा कि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ या वेस्ट और ईस्ट के लिए गिवन में दिया हो, तो फिर इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना होगा। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 को। If a person walks 3 meter east and then 4 meter north, what is the magnitude of displacement? ये अब एक और टाइप्स है एमसीक्यूज का, यानी इस केस में उन्होंने जो मैग्नीट्यूड दी है एक 3 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में दी है और दूसरी जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में दी है। यानी जो दो डायरेक्शन उन्होंने कंसिडर की है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर अपोजिट थे। परपेंडिकुलर मीन कि ईस्ट डायरेक्शन ये है और नॉर्थ डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब ऐसा कंडीशन हो फिर आप लोग किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को मालूम कर सकोगे। यहाँ पर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बारे में कहा है। तो देखो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि एक बंदा है वो यहाँ पर खड़ा है और उसने ईस्ट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया और उसने कितना डिस्टेंस, कितना फासला कवर कर दिया, 3 मीटर। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंच गया तो उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया और मजीद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 4 मीटर। अब यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने पहले भी बता दिया था और फिर से बता रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करती है और साथ में फाइनल पोजीशन पर। अब ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसी के बराबर होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और हमने इसकी मैग्नीट्यूड को क्या करना है, मालूम करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये अब हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में, यानी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ाया था। वहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए और उसका एक साइड 3 मीटर हो और दूसरा साइड 4 मीटर हो, तो जो हाइपोटेन्यूज होगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी, वो 5 मीटर के यानी 5 के बराबर होगी। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ चीजों को आप लोगों ने साथ में याद रखना होगा। या अगर आप लोगों ने सॉल्व करना है तो किस तरह से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है 3 है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। जब हम दोनों का स्क्वायर लेंगे आपस में प्लस करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, 25 अंडर रूट। इसके साथ साथ अगर हम 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 स्क्वायर के। अंडर रूट अपनी जगह पर, अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करके इससे हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो वही बात, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सॉल्व करना भी चाहते हो तो इसी तरीके से सॉल्व करके आप लोग इसकी मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। इसके अलावा इस पर और भी काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट के बारे में कहा गया हो इधर, या वेस्ट साउथ के बारे में, या साउथ ईस्ट के बारे में, इन दोनों साइड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इस तरीके से आप लोगों ने उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा। इसके अलावा वो यहाँ पर आप लोगों से डिस्टेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर देखें और स्टेटमेंट में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की जगह पर किसके बारे में पूछा हो, डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस को हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, वो बंदा इनिशियली यहाँ पर था, उसने ईस्ट की डायरेक्शन में 3 मीटर का फासला कवर कर दिया, यहाँ पर पहुंच गया, फिर यहाँ से 4 मीटर का फासला कवर करके नॉर्थ की डायरेक्शन में यहाँ पर पहुंच गया, तो उस बंदे की जो एक्चुअल पाथ होगी वो ये होगी। अब ये हमारे पास एक्चुअल पाथ है और ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो अगर 3 के साथ हम 4 को प्लस करेंगे, यही डिस्टेंस कहलाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 7 मीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो 7 मीटर के बराबर होगा। यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा।
उम्मीद करता हूं कि इस एमसीक्यूज को आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 को। एमसीक्यूज नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या है? What is the ratio of the unit of distance to the unit of displacement? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की रेशियो को आप लोग मालूम करें कि वो किसके बराबर होगी। यानी डिस्टेंस की जो यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है उसकी रेशियो क्या हो सकती है। तो देखो स्टूडेंट, हमें मालूम है डिस्टेंस के लिए जो यूनिट है वो क्या है, वो मीटर है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो यूनिट है वो क्या है, वो भी मीटर है। अगर हम डिस्टेंस की यूनिट को डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके हमें क्या देगा, हमें 1 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है उसकी रेशियो हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज था, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा वो आप लोगों से इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट की रेशियो क्या हो सकती है। तो अगर उल्टा भी करे उस केस में भी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 ही होगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 को। एमसीक्यूज नंबर 7 का स्टेटमेंट क्या है? अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर नॉर्थ एंड देन 100 मीटर साउथ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक गाड़ी है, एक कार है, उसने 100 मीटर का फासला नॉर्थ की डायरेक्शन में कवर कर दी, फिर उसके बाद मजीद 100 मीटर का फासला साउथ की डायरेक्शन में कवर कर दी। तो बताइए उस कार की डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। देखो स्टूडेंट, इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर इनिशियल पोजीशन उस गाड़ी की ये है, उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दी और इस तरह से जाते जाते 100 मीटर का फासला उसने कवर कर दिया, यहां तक पहुंच गया। फिर उसके बाद मजीद उन्होंने क्या कहा कि 100 मीटर साउथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ हम इसको कहते हैं, यानी अब वो वापस आ रहा है और इस तरह से जाते जाते साउथ की डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दी, मजीद 100 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गई है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होगी। तो यहां पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब इसके अलावा वो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आप लोगों से डिस्टेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, आप लोगों से वो डिस्टेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अगर कंडीशन स्टेटमेंट यही हो और आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट की जगह पर उन्होंने डिस्टेंस के बारे में पूछा हो तो फिर किस तरह से आप लोग डिस्टेंस को मालूम कर सकोगे। तो देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस हम इक्वल पाथ को कहते हैं कि रियलिटी में उस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर दी है, तो वही हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगी। यानी रियलिटी में उस कार ने टोटल यानी इक्वल पाथ कितना कवर कर दिया है, वही हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। तो देखो स्टूडेंट, वो इस तरह से यहां से जाते जाते 100 मीटर का फासला नॉर्थ की डायरेक्शन में कवर कर दिया, फिर उसके बाद वापस आते हुए उस गाड़ी ने 100 मीटर का फासला साउथ की डायरेक्शन में कवर कर दी। तो इस तरह से जाते वक्त और आते वक्त टोटल उसने 200 मीटर का फासला कवर कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो ऑप्शन ए के बराबर होगा। यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एमसीक्यूज को भी समझ चुके होंगे। इसके अलावा वो वेस्ट और ईस्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। और अगर डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो आप लोगों ने उस इक्वल पाथ से मालूम करना होगा। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 को। एमसीक्यूज नंबर 8 का स्टेटमेंट क्या है? अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? यहां पर स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हमारे पास एक कार है और उसने सर्कुलर पाथ में चलना स्टार्ट कर दिया और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। कहने का मतलब यह है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है और उस बंदे की या उस बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है, जिसको मैंने ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर चलते चलते इस तरह से जाते जाते वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया, यानी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया। तो इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो फिर से वही बात, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो
तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि यहां से उसने चलना स्टार्ट कर दिया, वापस इसी पॉइंट पर जब पहुंच गया, स्टार्टिंग पॉइंट पर जब पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया, तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 के बराबर होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। इसके अलावा वो आप लोगों से डिस्टेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो देखो, अगर उन्होंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस के बारे में पूछा हो, तो डिस्टेंस फिर किसके बराबर होगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर उसने इस स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दिया, ये अब हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और इस तरह से जाते जाते वापस इस ए पॉइंट तक जब पहुंच गया, तो ये हमारे पास इक्वल पाथ कहलाएगा। और ये जो इक्वल पाथ है, ये अब इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। अगर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो हमें पता है सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी 2 पाई आर। आर इस सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 को। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑप्शन ए 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबोव। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, या डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, या क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, या क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, या डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकती है। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो डी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके बारे में मैंने इससे पहले लेक्चर में डिटेल के साथ बता दिया था, यहाँ पर भी हम इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और इसने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, और वो इसी डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है, और इस डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 4 मीटर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है कि इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। तो अब अगर इस डायरेक्शन में वो बंदा जा चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो +4 मीटर होगी, यानी पॉजिटिव होगी। अब अगर वो बंदा यहां से लेट सपोज वापस आ रहा है और इसी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया, तो ये डायरेक्शन अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो मीन्स के मजीद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, -4 मीटर, यानी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया। तो इस दौरान अगर हम देखें, इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अब हमने नेगेटिव को देखना है। अगर वो बंदा इनिशियली यहाँ पर खड़ा हो और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट कर दिया, और लेट सपोज वो यहाँ तक पहुंच गया, यानी इस डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 5 मीटर। तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 मीटर, ये माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव। उम्मीद करता हूं कि इन एमसीक्यूज को आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस के बारे में पूछे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो एक मूविंग बॉडी के लिए हमेशा से पॉजिटिव होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, उसने मूव ही नहीं किया हो, और आप लोगों से पूछे कि इस केस में डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव करे, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव ही होगी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा और जितने भी एमसीक्यूज होंगे उस पर आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, तो तब जाके आप लोग आसानी के साथ जितने भी एमसीक्यूज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर आएंगे उसको सॉल्व कर सकोगे।